जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे। आप सभी का मैथ की बाय विक्रम गुप्ता क्लासेस में स्वागत करता है। मैं हूं विक्रम गुप्ता। यूपी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नई जो शिक्षा नीति है 2020 के लिए, उस पर हम लोग कुछ बात करेंगे। आइए बात क्या करते हैं, उसमें क्या चर्चाएँ बनी, क्या नीतियाँ बनी, इस सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्या करता है। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को भारतीय शिक्षा नीति 2020 स्थान लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 पर मसौदा के महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। पहला, इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा व्यवस्था को वर्ष 2040 तक पूर्णतः रूपांतरित करना। दूसरा लक्ष्य, इसका लक्ष्य है कि शिक्षा का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सम्मिलित व्यय को सकल घरेलू अनुपात यानी जिसको हम GDP को 6% प्रति वर्ष स्तर पर ले जाया जाए। तीसरा है, यह नीति स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के संबंध में है। चौथा है, इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। फैक्ट के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं फैक्ट के बारे में। फैक्ट है क्या कहते हैं, एक पॉइंट की तरह एक फैक्ट बना हुआ है। तो क्या कहता है, नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया। साथ ही इनमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। सेकेंड पॉइंट है, छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेने उन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में क्या किए जाए, बदलाव किए जाए और इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पी प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जो कक्षा 10 और 12वीं है उसमें जो भी परीक्षाओं में बदलाव किए जाए, क्योंकि पहले सेमेस्टर वाइज नहीं होते थे, लेकिन 2020 की नीति के बाद से हर जो एग्ज़ाम होता है वो सेमेस्टर वाइज हो गया। चाहे आप BA लीजिए, MA लीजिए, मतलब कोई भी आप एग्ज़ाम की बात करते हैं तो अब वो एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज हो गया है। ठीक है, उसी को सुधार करने की बात कही गई है। ठीक, अगला पॉइंट क्या कहता है, छात्रों की प्रगति में मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, इस पॉइंट के कहने का अर्थ है कि किसी भी चीज़ों को आंकने के लिए यानी इसको परखा जाता है। ठीक, तो परखने के लिए इस पर राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई। ठीक, अगला पॉइंट क्या कहता है, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग। कहने का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चला हुआ AI। ठीक है, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उस सॉफ्टवेयर के द्वारा बच्चों को आसानी से चीज़ें समझाई जा सकें और उससे बच्चे जितना जल्द से जल्द मतलब कि चीज़ों को हम समझ सकें या बच्चों को समझा सकें। ठीक, चलिए बात करते हैं अगली शिक्षा नीति के बारे में।
नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण सुधार किया गया। इसके तहत 3 या 4 वर्ष स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों के पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उन्हीं अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 3 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट या 4 वर्ष के शोध के साथ सर्टिफिकेट। यानी करने का अर्थ है कि शिक्षा नीति में कि हर ईयर के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे पहला साल होता है तो पहला साल के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरा साल होता है तो दूसरा साल के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगला क्या कहता है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त अंकों को या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। इसमें अलग अलग संस्थाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या कहता है कि नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम यानी एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। ठीक, अगला पॉइंट, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाए जाने की हर संभव कोशिश की गई। यदि कोई छात्र किसी शैक्षिक कोर्स में रुझान न रखने के कारण उस शैक्षिक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स पढ़ना चाहता है तो वह पहले कोर्स में निश्चित समय अवधि तक रुककर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 का प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाना नई शिक्षा नीति के भीतर सम्मिलित है। अगला पॉइंट, नई शिक्षा नीति के भीतर 2024 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के बहुविषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का उद्देश्य रखा जाएगा। ठीक, बात करते हैं अगला पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है, नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को 3 से 4 वर्ष तक बढ़ा जा सकता है। इसमें छात्रों को बहु विकल्प प्रदान किए जाएंगे। इन सभी बहु विकल्पों के उचित प्रमाण पत्र के अनुसार छात्रों को डिग्री दी जाएगी। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र 1 वर्ष के लिए स्नातक कोर्स की पढ़ाई करता है तो उसे केवल 1 वर्ष की डिग्री का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा तथा 2 वर्ष का एडवांस डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया जाएगा तथा तीसरा उचित प्रमाण के आधार पर उसे डिग्री दी जाएगी। अंत में 4थे वर्ष के बाद उसे बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी जिसको NTA कहते हैं सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए समान प्रवेश परीक्षा को आयोजित करेगी। इसमें शिक्षा का स्तर बनाया जा सके। यानी जितने भी हम लोग को उस बात आप लोगों ने सुना होगा नेट, इसको कहते हैं राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी। जितने भी उच्च स्तर के होते हैं, जैसे किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर की बात करते हैं तो उनकी जो इसमें आपको छात्रों को प्रवेश के लिए जो PhD करते हैं उसको प्रवेश के लिए एक एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है जिसे NTA कराता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला, नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाओं को एक समान माना जाएगा। ये नई जो शिक्षा नीति के तहत चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों संस्थाओं को एक समान माना जाएगा। उसमें कोई भिन्नता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला, नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को
4 वर्टिकल दिए गए हैं, जिसमें नेशनल हायर सेकेंडरी रेगुलेटरी काउंसलिंग, हायर एजुकेशनल काउंसलिंग, जनरल एजुकेशन काउंसलिंग या नेशनल एक्रेडिटिंग काउंसलिंग को रखा जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है ई लर्निंग पर जोर दिया, ई लर्निंग पर जोर देना ताकि किताबों पर निर्भर कम हो सके। ठीक है, अगली नीति है नई शिक्षा नीति के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। ठीक, चलिए ठीक, अब बात करते हैं अब बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु अस्थायी समिति, यानी इसकी कुछ समितियां बनी थी जो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नई शिक्षा समिति 2020 में सफल कार्यान्वयन और एवं इसकी निगरानी हेतु एक अस्थायी समिति की स्थापना बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। ठीक, इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थाओं के कुलपति या निर्देशन इस समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, इस समिति के समयबद्ध तरीके से नई शिक्षा नीति को कार्यान्वयन योजना को तैयार करने और इसकी निगरानी करने का कार्य सौंपा जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है समिति के पास कुछ विशिष्ट शक्तियों के साथ इसमें विषयगत उप समितियों और क्षेत्रीय समितियों को भी शामिल किया जाएगा। इस समिति में उच्च संस्थाओं द्वारा NEP 2020 को लागू करने के दौरान आने वाली चुनौतियों को दूर करने की सहायता करेंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्कूली शिक्षा की। तो स्कूली शिक्षा में भी कुछ फाउंडेशन लगाए गए थे जो कि हम इसके बारे में आज बात करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम से आता रहता है और यूपी टेट के तो हर एग्जाम में इसको पूछना ही है, कंपलसरी इस पे तो 2 क्वेश्चन। ठीक, स्कूली शिक्षा की नीतियाँ क्या थी? पहली नीति है यह नीति 3 से 18 वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्रीय आधार 5-3-3-4 की नई शिक्षा व्यवस्था की बात करती है। इससे पहले 10+2 थी, क्लियर है? इससे पहले 10+2 थी लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया। ठीक, पहले ये नीति क्या था? 10+2 था, लेकिन अब इसको चेंज करके 5+3+3+4। ठीक, चलिए बात करते हैं अगला सेकेंड। 5+3+3+4 व्यवस्था इस प्रकार है। ठीक, आधारभूत शिक्षा 5 वर्ष, प्रारंभिक शिक्षा 3 वर्ष, मध्य शिक्षा 3 वर्ष और माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष में विभाजित किया गया। अगला पॉइंट है वर्ष 2030 तक आधारभूत यानी प्री स्कूल के माध्यम स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात JER प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2025 तक साक्षरता और अंकीय कौशल सुनिश्चित करने हेतु अभियान चलाया गया। क्लियर है? अगला पॉइंट, जहाँ तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन बेहतर होगा कि कक्षा 8 तक एवं उससे आगे तक की शिक्षा के माध्यम को घरेलू मातृभाषा, भाषीय स्थानीय या भाषा क्षेत्रीय भाषा हो, सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के विभाजन का अनुपालन करें। ठीक, अगला पॉइंट है त्रिभाषा फार्मूला लागू किया जाएगा। हालांकि इसे काफ़ी लचीला रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी।
अगला पॉइंट, कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। अगला पॉइंट, नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा जिसमें कक्षा 6 से ही 21वीं सदी तक तकनीकी कौशलों जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि की पढ़ाई को शामिल किया जाएगा। यानी कक्षा 6 से ही AI का प्रयोग स्कूलों में कुछ सिखलाया जाएगा, इसके बारे में बतलाया जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को भी सिखाया जाएगा। ठीक है। नंबर, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अब ये प्रस्ताव है, देखिए कब तक पारित होता है ये क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ये प्रस्ताव है परख के बारे में, उसको परखा जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट की बात करते हैं, सभी लड़कियों के लिए और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को एक जेंडर समावेशी निधि की स्थापना का प्रस्तावित किया जाए। यानी स्कूल कॉलेजों में जितनी भी लड़कियां रहेंगी और जितनी भी ट्रांसजेंडर रहेंगी, दोनों लोग एक साथ बैठ सकती हैं, एक साथ पढ़ सकती हैं, एक साथ सीख सकती हैं, इनकी प्रोग्रामिंग रहेगी। ठीक है। चलिए बात करते हैं उच्च शिक्षा के बारे में। तो उच्च शिक्षा के बारे में क्या कहता है, उच्च शिक्षा के बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना इसमें विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय महाविद्यालय हो, प्रत्येक जिले में या उसमें पास में कम से कम एक उच्च शिक्षा संस्थान अवश्य हो। ठीक। चलिए बात करते हैं आगे बात करते हैं उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया। अगला पॉइंट है, उपाधि यानी डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में परिवर्तन किया गया। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होनी। इसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकाय में कई विकल्प होंगे। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक। आगे बात करते हैं, PhD के लिए स्नातकोत्तर की डिग्री या 4 वर्ष के शोध के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। इसमें MPhil को बंद कर दिया जाएगा। जो MPhil का कार्यक्रम है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसमें केवल PhD के लिए स्नातकोत्तर के लिए 4 साल दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट, विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारत में अपनी शाखाएं संचालित करने के में अनुमति दी जाएगी। ठीक। अगला पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर 7, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के अंतर्गत 4 स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। पहला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, दूसरा है राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद, तीसरा है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और चौथा है सामान्य शिक्षा परिषद। अगला है 8वां, अनुवाद और विवेचना के संबंधित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन को स्थापना की जाएगी। प्रौद्योगिकी और उपयोग कर विचारों का मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने को एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना प्रस्तावित है। ठीक है। आगे बात करते हैं, यह शिक्षा नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABI के सशक्तिकरण में अनुशंसा करती है। ठीक। 11वां बात करते हैं, विश्वविद्यालयों से कॉलेज संबद्धता की व्यवस्था 15 वर्षों
में क्रमिक रूप से समाप्त कर दी गई। इस नीति को क्रमिक रूप से कई चरणों में लागू किया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार में अनेक वैधानिक एवं संस्थागत परिवर्तन करने होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षा संबंधी उल्लेखनीय तथ्य। शिक्षा संबंधी उल्लेखनीय तथ्य क्या इस पोर्शन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के में हम बात करेंगे। वर्तमान में शिक्षा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में भाग लिया गया, अर्थात शिक्षा के संबंध में विधान बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधायिकाओं को है। शिक्षा समवर्ती सूची की 25वीं प्रविष्ट है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत में संविधान में भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 क को जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, सतत विकास लक्ष्य 4 है, सभी को समावेशी और समानता का उच्च आधिकारिक उच्च स्तरीय एवं शिक्षा सुनिश्चित करता होगा। ठीक, ये थी बात हमारी NCF NEP 2020 के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं। ठीक, आज के लिए हम रहने देते हैं, कल मिलते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, कल इस पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।